ओके, तो वीटी ग्राफ में पहले तो ए टू बी में जा रहा था, तो मैं तो ये रास्ते से जा रहा था और ये स्पीड बढ़ रही थी ए टू बी, बी टू सी में ब्रेक दबा रहा हूँ, स्पीड कम होगी और फाइनली स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब मैं सी पे आया तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। नीचे आ रहा है क्योंकि स्पीड घट रही थी, ये इंक्रीज हो रही थी स्पीड ए टू बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी था, वैसे यहाँ पे ए बी, ये सी। डी क्या होगा, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, पीछे जा रहा है, नीचे जाएगा, इज मूविंग टुवर्ड्स द होम, ये आगे उसकी नेगेटिव में बढ़ रही है, दैट्स द डी पॉइंट। बोला, ये दोनों क्लियर है ग्राफ? हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। हाँ मैडम बोला। ओके चलो, मुझे कॉल आ गया था तो आई हैव टू होल्ड इट ऑन। चलो ये क्लियर हो गया है। अभी ना इसका एक दूसरा वर्जन देखते हैं, ठीक है? सर मुझे फर्स्ट वाला ग्राफ नहीं समझा। अगर मैं कहूँ पहले तो चेक करो, मैं हाँ सर। हाँ कैन यू हियर मी? हाँ यस सर। यस यस थैंक यू। अभी तीसरा ग्राफ मैं पूछता हूँ यहाँ पे कि भैया वर्सेस टाइम ग्राफ का है ये, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। पहले तो हमने निकाला ना ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसकी मैंने हिंट भी दी थी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम एस सिंबल लेते हैं, यहाँ पे टी का सिंबल ले लेंगे। तो जो ऊपर चल रहा था ग्राफ, कहाँ तक ऊपर जा रहा था, ये यहाँ तक ऊपर जा रहा था, राइट? तो सी तक तो वो सेम रहेगा, ग्राफ विल बी सेम, ए बी सी। अभी सी टू डी क्या करेंगे, मैं इसको क्या करूं, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया एक मिरर, और मिरर में उसकी मैंने परछाई देखी तो मुझे ऐसी दिखी, तो मैंने उसको ऐसे कर दिया, and that's the graph of distance time. That's the point D. A B C D लिख लो इसे, इसका मैथमेटिकल वर्जन हम करते हैं अभी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम वापस समझाना ना प्लीज। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देख क्या किया हमने, ए टू बी गए, हम ए टू बी गए, एक्सेलरेट करते गए तो हमारी डिस्टेंस रैपिडली बढ़ेगा, एक्सेलरेशन हो रहा है तो ग्राफ ऐसा जाएगा ऊपर। बी टू सी क्या हो रहा है, बी टू सी डी एक्सेलरेट हो रहा है तो स्लोप घटना चाहिए, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि गाड़ी का स्लोप घटेगा। ये देखो स्लोप ऐसा, टेंजेंट निकाल के देखो, पॉजिटिव में स्लोप घट रहा है। अभी सी टू डी वापस घर पे जा रहा है और स्पीड कर रहा है इंक्रीज, मतलब अपोजिट डायरेक्शन चेंज करके उसने स्पीड भगाई अभी गाड़ी, तो ग्राफ नीचे आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, तो मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दिया, और ऑब्ट्यूस में भी वर्टिकल के साथ आ रहा है, जितनी वर्टिकल के साथ लाइन आती जाएगी आगे चलते चलते उतना स्लोप ज्यादा और उतनी स्पीड बढ़ेगी। दैट वाज एक्सटी ग्राफ। सर तो पॉइंट डी पे ग्राफ में डी पे वेलोसिटी ज्यादा है सी से। डी पे क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज एक्सटी ग्राफ। डी पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो जो पोजीशन में पहले था घर पे था, अभी घर पे आ गया वापस डी पोजीशन।
और ये नीचे जाने वाला ग्राफ क्या बता रहा है कि उसने टर्न दिया इधर, ए टू सी क्या हो रहा था, गाड़ी इधर जा रही थी, सी टू डी क्या हो गया, ये इधर आ रहा है, ए टू बी क्या इंडिकेट कर रहा है, बूम स्पीड बढ़ाई विद एक्सेलरेशन है, बी टू सी क्या कर रहा है, और सी टू डी क्या है, रिटर्न में स्पीड बढ़ाई। आई होप तुम समझ पा रहे हो। हाँ सर। बहुत ही ढीला रिस्पॉन्स, सो गए सब लोग। नहीं हाँ सर सर समझा समझा। समझा। सर वो लास्ट वाला ग्राफ दिखा। हाँ ये वाला लिख लो ग्राफ, फिर हम इसका ना अब मैथमेटिक्स करते हैं। डन सर। डन, ओके चलो। अभी मुझे ना ऊपर का ये ग्राफ लगेगा, उसको मैं लेके आता हूँ। डन सर। डन, जितना पकड़ पाओ उतना पकड़ लो, ठीक है। मैं कुछ बताने जा रहा हूँ यहाँ। अब मैं पूछता हूँ ए टू बी कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। तो हम यूटी प्लस हाफ एटी वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ए टू बी ये जो डिस्टेंस है उसको S1 मानते हैं, S1, ठीक है। और ए टू सी इस डिस्टेंस को मानते हैं हम S2, ठीक है। अभी क्या हो रहा है तुम्हें तो समझ में आ रहा होगा, ए टू बी जा रहे हैं और बी टू सी जा रहे हैं, ठीक है। और फिर सी से फिर बी आएंगे और बी से ए जाएंगे। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, पहले तो क्लियर करो, मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो पहले S1 निकाल ले हम यहाँ से। S1 क्या होगा, यूटी तो प्लस हाफ एटी। फॉर्म यूज करेंगे। हाँ स्केलर फॉर्म बेटा, एग्जैक्टली स्केलर फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितनी थी मेरी, 0 थी ना, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन कितना था इसका, a1 था, और टाइम कितना लग रहा था, t1। तो हाफ a1, यहाँ नीचे दिखा देते हैं, हाफ a1 t1 स्क्वायर, ठीक है। S1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ a1 t1 स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं, वैल्यू वगैरह नहीं पुट करनी है, हमें बताना है। S2 अगर मुझे निकालना है, S2 हम कैसे निकालेंगे, S2 निकालना है, टोटल डिस्टेंस S2, ठीक है। तो S1 आ गया है, S1 कितना आ गया हमारा, ये इतना, बस ये इतनी चीज हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो S2 के लिए लिखेंगे S2 इज इक्वल्स टू S1 प्लस ये यहाँ से यहाँ तक की जर्नी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ, उधर का जो एक्सेलरेशन है वो A2 माइनस नहीं पुट करेंगे, डिस्टेंस निकाल रहे तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, तो माइनस A2 पुट नहीं करेंगे, इनटू B2C का टाइमिंग क्या है, B2C जाने का टाइम T2 माइनस T1। अरे यार A2C का टाइम T2 में से T1 घटा दो, ये क्या बचेगा, T2 माइनस T1। सो ये हो गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो S2 को हम लिख देते, तो S2 कितना आएगा, हाफ, S1 की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, A1 T1 स्क्वायर प्लस हाफ A2 T2 माइनस T1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा S2 आ गया, ये हमारा S2 आ गया, ठीक है। अभी मुझे S3 निकालना है। S3 क्या है, व्हाट इज S3, ये S1 था, ये S2 था, S3 क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। C से B तक आना है हमें, वो मेरा S3 होगा, करेक्ट। अच्छा, तो डिस्टेंस जो B2C है वही C2B होगा। अरे यार ये अगर 2 किलोमीटर है भाई, इधर से ये भी तो 2 किलोमीटर होगा ना, करेक्ट। मतलब अगर मैं S3 निकालू, S3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा पेज क्यों अटक गया, S3 क्या होगा, S1 प्लस S2 S1 प्लस S2 प्लस S2। समझ में आया क्या किया मैंने, A से लेकर B गए, हाँ सर, रिटर्न आया। B से लेकर C से रिटर्न। अगर ये S1 है, ये S2 है, ये कितना होगा, S3 कितना होगा, S1 की वैल्यू ले लो हाफ
a1 t1 square plus s2 plus s2 2s2. This will be half a1 t1 square plus ये 2 into 2 ये कट हो जाएगा इसका, s2 कहाँ है मेरा, s2 मतलब ये इतना लेना है हमें, ये इतना पोर्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा a2 into t2 minus t1 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं ये क्या किया, ठीक है। किसी को डरने की कोई बात नहीं, पूरा अच्छे से सबको समझ में आएगा। तो थोड़ा ना होली का रंग दे चढ़ा देते इसके ऊपर, ये रहा, ये होली है, बुरा न मानो, होली होली होली, ठीक। S1 S2 S3 ने कहा क्या किया सर आपने, देखो अगर तुम ST ग्राफ को अगर ठीक से देखोगे तो तुम्हें कुछ दिखाई पड़ेगा, ये ST, ठीक है। ये नंबर की थोड़ी देर के लिए चिंता छोड़ दो, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से सबको। ST कर्व अगर मैं ऊपर से ही लेके आता हूँ तो ये नीचे ही ड्रॉ कर लो, ये सबको याद है ना, ये ST कर्व ये ऐसा जा रहा था, फिर ये ऐसा जा रहा था, तो फिर ये ऐसा जा रहा था, ठीक है। ये था A पॉइंट, ये था B, ये था C और ये कुछ ऐसे D था, ठीक है। ओके, तो A to B कितना डिस्टेंस है, S1 A to B, जब मैं A से B तक आया, ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये हाफ A1 T1 तो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूंगा ये से वो वेरिएबल के फॉर्म में, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, पहले तो मुझे जगह बनानी पड़ेगी, बहुत ही राइट हैंड साइड में हो गया है ये, थोड़ा यहाँ पे, हाँ अच्छा लग रहा है। तो ये कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस हाफ A1 T1 स्क्वायर, ठीक है। अभी मुझे ना A से C तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस S2 ये वो डिस्टेंस है, दैट इज S2। ये S1 था, ये S2 कितना है भाई साहब बोलो, तो ये पूरा वो इतना बड़ा लिखते थे यहाँ पे, हाफ A1 T1 स्क्वायर प्लस हाफ A2 T2 माइनस T1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी मुझे ना D तक का डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस यहाँ से ये कितना है हमारा S3, ठीक है। S3 में तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो, मुझे पता है ये कैसे आया सर, बराबर, राइट। अभी क्या करना है हमें क्या चाहिए, हमें S3 चाहिए, राइट। तो ये S2 है, टोटल कितना है ये S2, ये S1 है, ठीक है। S3 मैंने कैसे निकाला, देखो S3 मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा कि S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। अगर ये डायग्राम में थोड़ा यहाँ पे, हाँ ऑलरेडी यहाँ पे है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। अभी मुझे बताओ B to C कितना डिस्टेंस है, B to C डिस्टेंस अगर मैं पूछूंगा, S2 minus S1 हाँ पहले तो S2 क्या है पहले तो समझ लो यार, तुम समझ नहीं पा रहे हो, देखो सब हटा देगा, सब कचरा हटेगा यहाँ से, चलो घंटा गाड़ी में डाल दो ये कचरा, फिर से 3 पॉइंट डाल दो सर यहाँ पे, ये A, ये B और ये C, ठीक है। A to B मैंने कहा ये है S1, A to C मैंने कहा ये है S2, करेक्ट। मैंने B to C पूछा, B to C कितना है, B to C कितना है, B to C कितना है, NSS1 हाँ तो ये फॉर्म में, वैसा नहीं मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, देखो ये S2 है, ये B to C डिस्टेंस है, दिस इज B to C डिस्टेंस, B to C जा रहा हूँ ना मैं, B to C कितना एक्सेलरेशन था, वो था A2, टाइम कितना था B to C, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था T1 और यहाँ पे ऐसा T2 था, तो T2 माइनस T1 क्या मतलब, मैंने ये टाइम लिया, A2 लिया मतलब मैंने इधर का एक्सेलरेशन लिया, तो B to C डिस्टेंस कितना था, तो ये डिस्टेंस था हाफ A2 इंटू T2 माइनस T1 का स्क्वायर, ठीक है। B to C था, ठीक है। जब मुझे S3 निकालना था तो मैंने क्या किया, मुझे ये टोटल डिस्टेंस चाहिए था, ठीक है। तो मैंने S2 किया, S2 तक का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा, मतलब मैं A to C का डिस्टेंस अगर किसी को पूछूंगा तो वो मुझे ये आंसर देगा, ये जो यहाँ पे S2 लिखा है, ठीक है। मुझे प्लस B to C
उसके अंदर। B2C मुझे यहाँ से टर्म के साथ अगर ये टर्म हम ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, कैसे सर? देखो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। सर आपकी बीच में ये आवाज रहा कट यहाँ पे, गई थी, एक बार ठीक है? वापस समझाओ ना प्लीज। 1 यस, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ हाँ सर सर। बराबर है। हाँ सर अभी हाँ। ठीक है। हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसा लिख लो तुम, दिस इज A to C और ये डिस्टेंस क्या था, A to B था। ठीक है, और ये जो मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ ये डिस्टेंस क्या है? B2C। B2C। दिस डिस्टेंस इज B2 चाहिए था, S3 में चाहिए था ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ। मुझे ऑलरेडी S2 मतलब ये A to C डिस्टेंस पता है ना, कितना है वो, ये इतना पूरा। मुझे सर आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है। हाँ सर बीच बीच में हाँ कट सर रही है। कट गया। सर एक बार S3 वापस समझाओ ना। चिंता थी बस C to B कैसे निकालूं, तो हमें ये नंबर उसके अंदर 1 हो जाए। S3 बोल रहा हूँ मैं, S3 की सुनो बात क्या है। S3 क्या है? इट इज टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A to C एंड C to D। ठीक है, तो A to C का डिस्टेंस मेरे पास है, कितना है A to C का डिस्टेंस, ये टोटल। ठीक है, मुझे C to B का डिस्टेंस चाहिए। C to B का डिस्टेंस कितना है, जो B to C का है। फिर B to C का डिस्टेंस कितना है, B to C का ये डिस्टेंस है ये। अगर इसे क्लीन करते हैं, जिलेट शेव सेट ऑफसेट, तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ये जो पूरा है ये डिस्टेंस कौन सा है, ये B to C है। ये डिस्टेंस क्या है, ये है A to B। अब तुम्हें आसानी से समझ में आएगा, घर जाके, घर पे ही हो, घर जाके क्या क्लास के बाद से एक बार पढ़ लेना। एक लास्ट रिवीजन इसके ऊपर हाथ लगा देता हूँ, फिर समझ लो जितना समझ सको। A to B डिस्टेंस मैंने निकाला हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी पहले 0 थी। A to B डिस्टेंस हमारा मिल गया हाफ a1 t1 स्क्वायर। ठीक है, A to B मुझे मिल गया। मुझे A to C निकालना है, रिमेंबर मुझे निकालना है A to C डिस्टेंस। ठीक है, A to C डिस्टेंस क्या होगा, AB प्लस BC होगा। AB तो ऑलरेडी निकाल चुके ना भाई हम, हाफ a1 t1 स्क्वायर, तो ये हाफ a1 t1 स्क्वायर AB है। ठीक है, अभी B2C निकाला हमने। B2C कैसे निकाला, B2C में मैंने देखा एक्सेलरेशन कितना है A2 और टाइम कितना है B2C, टोटल T2 टाइम है। A2C का टाइम T2 है और A2B का टाइम है T1। तो ये T2 में से T1 अगर हटा दोगे तो ये क्या मिलेगा भाई साहब, B2C माइनस का T1। टाइम। ठीक है, सर यूटी हाफ कहाँ पे UT, गया? तो हमने हाँ सर ut UT प्लस हमने हाफ। ऑलरेडी ऐड किया ना बेटा ये। हाँ तो ये UT ही है ना, ये UT हमने AB ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं ना। जो UT सर की टर्म तुम पूछ रहे BC हो, का जैसे UT सर अलग रहेगा। इधर का UT का क्या बोल रहे हो, BC का UT अलग B2C रहेगा का ना? UT क्या, B2C का UT मतलब क्या है कि तुम यहाँ तक आए, वो तुम्हारा डिस्टेंस पूछ रहे हो। U into T क्या है, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस। ठीक है, तो A to B इज माई UT, तो ये जो S1 लिखा है दैट इज माई UT, मतलब मैं ऑलरेडी कितना चल चुका हूँ A to B, वो दर्शाता है वहां। ये जो U into T है ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो ये जो UT है ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हम A to B। B to C की तुम बात कर रहे हो ना कि तुम्हारा UT कहाँ चला गया, सर B to C का UT कहाँ चला गया। तो हमने ये जो S1 लिखा है दैट इज तो UT है ना बेटा, पहले से यहाँ तक जो आ चुका है। ठीक है, इसलिए हमने इसके साथ सर तो अगर हम S2 A to C निकालते थे तो सेम आता था। A to C, फिर हमारा टाइम हमें सीधा T2 लेना पड़ेगा, क्योंकि A to C का टाइम कितना दिया है, T2। ठीक, हमने कहा कि मेरा B to C डिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, और मुझे फिर ये C to B डिस्टेंस चाहिए, तो यही नंबर तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। मतलब S3 की बात चली अभी, S3 की बात क्या होगी फिर, ये जो S1 है, S1 क्या है, S1 है A to B, S2 क्या है B to C, और ये जो S3 मान लो इसे टेम्पररी, S3 इज अगेन क्या है C to B। तो B to C एंड C to B सेम डिस्टेंस होगा, तो इसको हमने ऐड कर दिया, इस नंबर को हमारे इस नंबर के साथ ऐड कर दिया हमने, तो हमें ये इक्वेशन। ठीक है,
तो एक बार शांति से पढ़ लेना ये, इसलिए मैंने पहले ही कहा था जितना पकड़ सको पकड़ लो, ठीक है। मंडे को मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कंडीशन अप्लाई, अगर तुमने खुद ओके से पढ़ा होगा तो ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐसा पहले ही स्टार लगा देता हूँ, टू बी विजिटेड अगेन on 29th June if student does revision, ठीक है, क्लियर है। डॉक्यूमेंटेशन में भी हमने लिख लिया, हमारे सामने लिख लिया, ठीक। चलो अभी इसको निपटाते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या सर वो S3 कौन सा डिस्टेंस है वो एक बार बताओ। S3 जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस है हमारा, A to B, B to C और C to B का डिस्टेंस है। A to B, B to C और C to B का डिस्टेंस है। हाँ सर, ठीक है। सर अब इसमें एक ग्राफ चीज, में तो A to B, B to C और C to D है। हाँ सर, ग्राफ C2 में आपने A to D। हाँ ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं ना, इसको D बना देते हैं और फिलहाल इसको भूल जाते हैं। तो हमने ये जो ग्राफ निकाला है, कहाँ तक निकाला है? A to B, B to C और ये C to D का ग्राफ है। सर तो मतलब D और D B एक पॉइंट है, D पॉइंट ही क्या है? B पॉइंट है। इनिशियली वो पॉइंट ही क्या है? इसके सामने था ना, B पॉइंट। सो B और D पॉइंट इज नथिंग बट द सेम पॉइंट। हाँ सर, समझा सर। ठीक है, अभी इसमें एक चीज और नहीं दिखाई मैंने, ये डिस्टेंस ऐड नहीं किया है। अगर जिसको इतना समझ में आया है वो होमवर्क में ये डिस्टेंस भी उसके अंदर कैलकुलेट करके मुझे S4 बता देगा फिर आगे। ठीक है, जिनको यहाँ तक ही थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही थी तो वो पहले इतना ही समझ ले, और जिनको यहाँ तक ठीक से समझ आ रहा है वो आगे का ये जो S4 डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके मुझे बताए। इसको मंडे को और रिविजिट हम करेंगे। हम अभी आगे चलते हैं, इन सभी ग्राफ के पार वेलोसिटी वगैरह हो गया, हमें अभी वो देखना है DPP। ये रही तुम्हारे सामने DPP। सच सच बताओ किन किन लोगों ने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ मैंने सर मैंने भी किए सर। सर ट्राई किया मैंने सर। फिर वो 3, 4, 5 हार्ड गए सर। लेकिन सारे नहीं आए सर। सर सारे नहीं हाँ आए। सर, हाँ सर। सर कुछ जाए। क्वेश्चन रहते हैं तो आंसर अलग होता है। साक्षी, दोनों साक्षी ने ट्राई नहीं किया, संस्कृति, श्रेया, किया तेजा, मैंने बोला ट्राई किया बोला सर। सर, ट्राई किया। सर वो चलो, 3 एक to बार 7 one by आंसर one। नहीं आया सर। सर सेम 3 3 to to 7 7 आंसर ही नहीं आया। और आया अगर तो आ ऑप्शन रहा में था नहीं तो था। 7 के हाँ आंसर सर। नहीं, सर मुझे सेकंड वाला ही नहीं आया। सेकंड सर वाला। इसमें कुछ ठीक है। अप्रोक्स भी है क्या आंसर? हाँ, क्योंकि G की वैल्यू हमने 10 ली ना, तो 9.8 हाँ हाँ, से कुछ उसको क्वेश्चन सॉल्व किए। 9.8 की थी, 10 लिया। हाँ ठीक, चलो मतलब किया है, लोगों ने अटेम्प्ट किया है, इतना मतलब बोल रहे हो, मतलब मैं समझ गया कि तुमने कुछ अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन। इसको पहला क्वेश्चन, कल हमारी एग्जाम है, रिमेंबर दैट, 12:30 बजे। A body under the action of several forces will have zero acceleration. When the body is very light, कुछ भी, when the body is very when the body is point, कुछ भी यार, बचा कौन सा ऑप्शन? D. What is the correct explanation? ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है, ये है 2 किलो का, ठीक है, और एक छोटा सा एक नन्ना मुन्ना सा 1 ग्राम का पत्थर, वो भी रेस्ट पे है। मतलब तुम्हारी टेबल पे जो भी चीज है वो सभी रेस्ट में या हवा में उड़ रही है इधर उधर। देख लो, चीज हवा में तो नहीं जा रही ना, कोई टेबल नहीं पे सर। कुछ चीज रखी नहीं होगी तो हवा में तो नहीं नहीं उड़ रही सर। है। हाँ ओके, और ये है 1000 किलो का ब्लॉक, ये भी रेस्ट पे है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना कि 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट उड़ जाएगा कल जाके और ये हेवी ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे रहेंगे।
ऐसा थोड़ी ना है। तो लाइट रहे या हेवी रहे, बॉडी के ऊपर का क्या देखना है, ठीक। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दो। यहाँ पे नीचे इसका mg मास लग रहा है, वेट लग रहा है, ग्रेविटी इसको खींचेगी और एक्शन एंड रिएक्शन पेयर से इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, ठीक। हॉरिजॉन्टल से कोई धक्का लगा रहा है किसे ना, इधर से कोई लगा रहा है पुश ना, राइट हैंड साइड से इसे नहीं कोई सर। पुश लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई फोर्स है ही नहीं, और जो कुछ फोर्स है यहाँ पे mg और n एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। mg इज इक्वल टू क्या है, n है। यहाँ पे भी क्या होगा, इसका mg और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n होगी, यहाँ पे नीचे mg नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तुम कुर्सी पे बैठते हो, कुर्सी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाती है, तुम कहोगे कुछ भी सर, मुझे तो कुर्सी ने आज तक टच नहीं किया, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, मुझे फोर्स लगा है। ऐसे नहीं, तुम उसके ऊपर बैठते हो तो तुम्हारा वेट फील होता है तुम्हें, ठीक है। वेट हमें क्यों फील होता है, क्योंकि जिस सरफेस पे हम पैर रखते हैं और जिस चेयर पे हम बैठते हैं या जिस बेड के ऊपर हम सो जाते हैं, वो सब चीजें हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बनाती है, तभी हम हमारा वेट फील कर पाते हैं। ऐसा समझो कि हम स्काई डाइविंग कर रहे हैं, स्काई डाइविंग मतलब वो एरोप्लेन से जंप करवा दिया हमने, ठीक है, मैंने भी नहीं किया लेकिन मुझे करना है। तो वो जो फीलिंग आएगी वो कम्प्लीटली वेटलेस, हमें हमारा वेट फील ही नहीं होगा क्योंकि हमारे ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत निग्लेक्ट कर दे तो हमारा वेट हमें क्यों फील होता है, बिकॉज हमारे ऊपर किसी ने नॉर्मल रिएक्शन लगाई है। ऐसे कोई भी सिचुएशन नहीं है पूरे हमारे लाइफ में जहाँ पे हमारे पैर की नीचे जो जमीन है वो खिसक गई और हम हवा में चल रहे थे। ऐसा कभी हुआ क्या, पूरे तुम्हारे 18-20 साल जो भी तुम्हारी एज होगी उसमें ऐसा कभी तुमने एक्सपीरियंस किया कि तुम नहीं एक दिन सर। बिना नहीं किसी सर। फ्लोर को टच किए चल रहे हो, बिना नहीं चेयर पे बैठे सो गए नहीं सर। हो? तो हम कभी ना कभी एवरी टाइम वी आर इन कांटेक्ट विद समथिंग लाइक अ फ्लोर, लाइक अ चेयर, लाइक जहाँ पे बैठे वो बेड, कार में बैठे तो कार का सीट, बेंच पे बैठे तो बेंच, खड़े रह गए तो वो फ्लोर। तो हम 24 घंटे अर्थ के कारण उसके ऊपर खड़े हैं। तो अर्थ के जो सरफेस पे हम खड़े, वो सरफेस भी हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, इसलिए हम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये जो बॉडी रेस्ट पे है इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg वाला नीचे और एक नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना हो गया ये बॉडी के ऊपर, मतलब ऐसा मान लो कि ये जो mg उसके ऊपर लग रहा है वो लग रहा है 20, नॉर्मल रिएक्शन में कितनी लगेगी 20, तो 20 ऊपर 20 नीचे, तो नेट फोर्स कितना होगा F1 Zero. माइनस F2 दैट इज 20 माइनस Zero. 20, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। लॉजिक से तो देखने से ही पता चल रहा है 2 kg का ब्लॉक रखा है सर, रखा तो रखा है, क्या है, लेकिन मैथमेटिकली हमने देखा कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, ठीक है। So when the body is under the action of several forces will have zero acceleration। कब, जब वो फोर्सेस कैसे हो, एक दूसरे को बैलेंस करते हो, जैसे कि ये 20 ने इस 20 को बैलेंस किया। हमने इसे कहा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन। तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, वेक्टर सम क्या होनी चाहिए, इसी, ठीक है। और तुम्हारे पास अगर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, न्यूटन का कौन सा लॉ है यार वो, हाँ कौन सा लॉ है वो, Third. थर्ड लॉ। Every action is equal and Action फर्स्ट लॉ reaction. थोड़ा सा याद करो, Action खुद law. लॉ न्यूटन, जो बॉडी रेस्ट में है, एक्शन रिएक्शन तो थर्ड है ना भाई, फर्स्ट क्या है, इनर्शिया का है ना, जो बॉडी inertia रेस्ट में वो रेस्ट में हाँ, रहना सर। पसंद करती है, जो मोशन में रहना पसंद करेगी। जो मोशन में है वो मोशन में रहना पसंद करती है, ठीक है, अनलेस एंड, ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये जो बॉडी है, ये बॉडी ये रेस्ट में है, ये चलेगी कब, अगर इसको मुझे मूव करना है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बात तो डाइजेस्ट भी होती है, समझने में भी फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन एक्सटर्नल फोर्स। और इसका भी एक्सटेंशन, मतलब इसके आगे सेंटेंस था ना, सर when the body is आपकी in बीच motion, में आवाज कट रही है। हाँ सर। okay, it stays in motion, ठीक है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, तुम ये जो लिख रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। So when the body is in motion, it stays in motion unless and until acted by external force। ये भी सच है, जैसा रेस्ट के लिए वैसा मोशन के लिए सच है।
तो कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगी। तो वो एक एग्जांपल ऐसा इमेजिन करते हैं, ये वैक्यूम है, ठीक है, ये वैक्यूम है, वैक्यूम से ऐसा कंसिडर करते हैं एक सरफेस। वैक्यूम समझते हो तुम सब लोग? तो मुझे वैक्यूम बताना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ सर, पता है पता वैक्यूम है। मतलब क्या है? एयर ही नहीं है वहां पे, एयर air के रेजिस्टेंस नहीं molecule रहता सर। एयर Matter- रेजिस्टेंस नहीं रहता। हाँ, सो ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, दिस इज अ स्मूथ सरफेस। इनिशियली ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियली मतलब चल रहा है, हमने इनिशियली धक्का दे दिया उसको और वो चलने लगा। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा 20 मीटर पर सेकंड से, अभी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से। अगर ये यहाँ पे केरला है और यहाँ पे कश्मीर है, ठीक है, हमने इसको केरला से 20 मीटर पर सेकंड से धक्का दिया और ऐसा पूरा ये वैक्यूम में रखा है, और ये जो है सरफेस, ये सरफेस स्मूथ है। तो अगर केरला से ये 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा ना, तो बिना रुकावट के, बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये चलता ही जाएगा कश्मीर तक। मतलब यहाँ पे भी इसके ऊपर नेट फोर्स कैसा है? 0 है। इसे कोई फोर्स लग रहा है क्या? मुझे बताओ, फ्रिक्शन फोर्स है क्या इसके अंदर? नहीं सरफेस सर। स्मूथ है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, एयर भी नहीं है, तो एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है ना, कोई यहाँ से उसे कोई टोल नाके पे रोकने वाला कोई है इसे। What does it mean? When the body is in motion, stays forever in motion unless and until acted upon by some external force. अगर हम रियल लाइफ में ऐसा करेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर भी आगे जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, रुक जाएगी आगे तक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जिस सरफेस पे उसे रखा वो सरफेस रफ है, तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई। या थोड़ा और भी आगे जाके रुकता है, जैसे कि कोई पत्थर फेंक दो, पत्थर आगे जाके क्यों गिरता है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस उसको क्या करता है? रोकता है। तो कोई बॉडी यहाँ पे अगर कंटिन्यू सेम स्पीड से चलती है विद द सेम वेलोसिटी, और इस तरीके से पेंसिल की बैटरी खत्म हो गई। अभी हम मिलते हैं ब्रेक के बाद 2 सेकंड में। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है थर्ड टॉपिक में, जिसका नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन अभी से उसकी अगर तैयारी हम स्टार्ट कर देंगे, जैसे जैसे कुछ ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया इसके अंदर, इससे थोड़ी मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ वो टॉपिक का, ताकि फर्स्ट लॉ को किस कैसे हमने पढ़ा था, यहाँ पे कैसे सोच रहे हैं। ये वैक्यूम का शायद से पता होगा तुम्हें, मुझे तो लगता है कि तुम स्मार्ट स्टूडेंट हो। ये वैक्यूम का पता था क्या तुम्हें? होना ही हाँ चाहिए सर। फर्स्ट लॉ का। सर ये वाली चीज, हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि ये रेस्ट का तो फील आ जाता है, मोशन का कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मोशन में है और फोर्स भी नहीं लग रहा, कैसे चल रहा है? फोर्स लगेगा तो क्या होता है बॉडी का? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब ये डिस्कशन यहाँ पे क्लोज कर देते, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेवेंट टॉपिक टू डिस्कस, वो वहां पे होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? When the vector sum of all the forces acting on it is 0. क्वेश्चन क्या था? A body under the action of several forces will have 0 acceleration. जब नेट फोर्स 0 होगा तब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हम थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे, इफ A is 0, इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, ठीक है। एक थोड़ा सा फ्लेवर आ गया हम वो टॉपिक का। अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसको किया हमने कॉपी, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों हम अभी। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की है u एट t इज इक्वल टू 0। तो कोई बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, टाइम कितना है? t इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन दिया है f इज इक्वल टू at। f क्या है? एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये क्या होगा पता नहीं क्या है, f इज इक्वल टू at दिया है, हम लिख देते हैं, ठीक है। अभी कोई वैलिड इक्वेशन पूछा, हमारे पास 3 इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर। f क्यों लिया सर? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था f इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पे पुट करते हैं फिर f की वैल्यू, s इज इक्वल टू ut कितना होगा? 0, क्योंकि इनिशियली 0 है टाइम, और वेलोसिटी भी इनिशियली 0 है। 0 प्लस हाफ इंटू a कितना है? f कितना है? दैट इज एक्सेलरेशन, at इंटू टाइम का स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? हाफ a t क्यूब। ऐसा कोई इक्वेशन है क्या यहाँ पे? ऐसा कोई इक्वेशन ही नहीं है।
तो लेके मतलब नहीं। अभी देखते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है। अरे इनिशियली जीरो नहीं है बेटा वेलोसिटी, एट t इज इक्वल्स टू 0 उसकी वेलोसिटी कितनी है u है, तो t इज इक्वल्स टू 0 उसकी वेलोसिटी कितनी है u, ठीक है। हाँ सर फिर भी ऑप्शन ए डी ऑप्शन मुझे नहीं लगता D मैच हो आएगा। रहा है, ठीक है। ये ut लिख दो यहाँ पे, ut प्लस हाफ, ut प्लस हाफ 80 क्यूब, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। नहीं। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 चेक करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0। a कितना है? दैट इज f 80 लिखना चाहिए यहाँ पे 80, सो 80 इनटू t, 0। so v is equals to u plus T 0 है। 80 square। t नहीं, t 0 नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, t is equals to 0 मतलब गाड़ी ने जब मोशन स्टार्ट किया, गाड़ी ने मोशन जब स्टार्ट किया उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का टाइम दिया है, हम कुछ यहाँ पे आ गए हैं अभी, ये यहाँ इसकी बात। तो ये है क्या ऑप्शन में? देखो v is equals to u plus 80 square, ऑप्शन ये ऑप्शन, ठीक है। मतलब ये उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन था, सीधी सीधी बात, उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे उन्होंने एक्सेलरेशन के लिए लेटर यूज किया f एंड इज गिवन बाय, मतलब f इज इक्वल्स टू 80 दिया है, और ये f क्या था यहाँ पे? एक्सेलरेशन। तो हमें उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि हमें यूजुअली लिखने की क्या आदत है? एक्सेलरेशन का सिंबल a, ठीक है। हमने कहा कि v इज इक्वल्स टू a प्लस 80, ये तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा ऑप्शन, ओके। तो a यहाँ पे क्या होगा? a इज कांस्टेंट हियर। तो ये लेटर से हमें उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। क्या सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन? अज्यूम करूँ मैं समझ में आया है? हाँ सर। हाँ yes, सर। sir। समझा सर। ठीक है। नाउ टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है। किसी को आया थर्ड क्वेश्चन? किसी ने सॉल्व किया? हाँ सर। कितना नहीं आया। sir। 5 आंसर आया? मेरा 10। 1 ना आया सर मेरा। 1 आया सर। 1, ठीक। तरीका देखो। A particle is moving with a uniform acceleration, travels 24 meter and 64 meter in two consecutive intervals. Two consecutive intervals का मतलब क्या है? मैं यहाँ से चला स्टार्टिंग में, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस तय किया रे मैंने? 24 मीटर इनिशियली। फिर मैं यहाँ से यहाँ आया, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे? 64 मीटर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल में मतलब क्या? 4 सेकेंड मैंने लगाई यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ से 4 सेकेंड लगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जितना एक्सेलरेशन यहाँ पे था उतना एक्सेलरेशन यहाँ पे, ठीक। अभी क्या पूछा है फिर? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये पूछा है, और बाकी कुछ भी गिवन नहीं है भाई, ठीक है। तो हमारे पास वो 3 इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन में से एक सुटेबल मैंने इक्वेशन लिया, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे कैसे कर रहे हो देखो, इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको 2 पार्ट में लगाएंगे। पहले हम डिस्टेंस लगाते हैं, तो मुझे पहले नाम देने दो। यहाँ पे ये a, ये b और ये c, a b c हम 3 पॉइंट लेते हैं। हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे a टू b, और फिर यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे a टू c, ठीक है। तो फिर मुझे पूछोगे b टू c क्यों नहीं, मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद तुम खुद ब खुद आंसर जान जाओगे, ठीक है। अगर नहीं जानोगे तो मैं बता दूंगा b टू c क्यों नहीं ले रहे हो सर। a टू b डिस्टेंस हम लेते हैं, तो कोई मुझे हेल्प करेगा? s a टू b डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? u इनिशियली कितना है पता नहीं है, u टाइम t कितना है 4 सेकंड लग रहा है, 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a है, t कितना है 4 का स्क्वायर, 4 ठीक है। a टू b s a टू b कितना है? 24 24। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 24। अभी ये तो क्या नॉर्मल सा इक्वेशन आ गया, इसको सिंपलीफाई करेंगे। सो 24 इज इक्वल्स टू 4u प्लस ये कितना हो जाएगा 6, मतलब 8a, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है सर। आप कह रहे हो, आपकी मर्जी। ओके, ये अभी a टू c निकालते हैं। a टू c निकालते हैं। a टू c डिस्टेंस कितना होगा टोटल? 64 प्लस 24 88 इज इक्वल। इनिशियल हम यहाँ से स्टार्ट किए, तो इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, दैट इज u, लेकिन टोटल टाइम पता है हमें, ये 4 प्लस 4 कितना है 8, इसका टाइम कितना है 8।
प्लस हाफ, एक्सेलरेशन यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a था, तो एक्सेलरेशन को मैंने a लिखा, इनटू t 8 का स्क्वायर दैट इज 64। सिंपलीफाई कर ले, 88 इज इक्वल्स टू 8u प्लस कितना आ जाएगा, ये 32a। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। मुझे लगता है ये और भी सिंपलीफाई होगा ना, ये यहाँ से अगर हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो दिस कैन बी सिंपलीफाई, तो इसको हम यहाँ पे 2 नहीं बताते, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अभी पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 11 इज इक्वल्स टू u U plus 4a। 4. ठीक है, हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया, डिवाइड बाय 8, इसको हम 2 मान लेते हैं, और 1 को भी ऐसा ही करना चाहिए था सर आपने, क्यों ऐसा करते हो सर आप? ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं ना, सो डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 4 4 जा 4, 24 कब आता है रे? 6 देखो कैलकुलेटर u का plus आंसर 2 होता है। है 2 है। ठीक है, राइट, तो ये सेकंड, फर्स्ट था ये। अभी दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बचपन में हम करते थे, बचपन मतलब क्या, अभी 4 महीने पहले तो क्या हमने 11 इज इक्वल टू u प्लस 4a, 6 इज इक्वल टू u प्लस 2a, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस माइनस माइनस, u 11 कैंसिल, माइनस 6 इज 5, ये कैंसिल, 4 माइनस 2 इज 2a, 2a, एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आहा, लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना। अभी तुम्हारी चॉइस है, ये एक्सेलरेशन में ये इक्वेशन में पुट करूं या ये इक्वेशन में पुट करूं, या ये इक्वेशन में पुट करूं या ये इक्वेशन में, जो मर्जी चाहिए जिसमें पुट करना है, जो आसान लगता है उसमें पुट करते हैं। ये मुझे आसान सा लग रहा है, तो 6 इज इक्वल्स टू u प्लस 2a में हम पुट करेंगे, 6 इज इक्वल्स टू u प्लस 2.5 इंटू 2, so 6 minus 5 is equals to u, so u is equals to 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो 11 का पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो मतलब हाँ आती है समझ में, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तो क्वेश्चन में कुछ कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, सो एवरी टाइम फॉर फ्यू डेज यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जब तक पूरे दुनिया के ग्राउंड हमें समझ में नहीं आते, तो बैटिंग करना डिफिकल्ट जाएगी। हर एक न्यूजीलैंड के ग्राउंड पे भी खेल लेंगे, इंग्लैंड के ग्राउंड पे भी मैच खेल लेंगे, इंडिया में भी खेल लेंगे, मोहाली में, इधर उधर, तो हर एक ग्राउंड पे एक एक मैच जब हमारी हो जाएगी, तब हमें फिर कोई भी क्वेश्चन दे दो, हम सॉल्व कर पाएंगे। ये ग्राउंड मतलब क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। हाँ सर, ठीक है, तुम खेलोगे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम HC वर्मा से सॉल्व करेंगे, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, DPP में क्वेश्चन हो जाते हैं काफी सारे, और जो मैं एग्जाम लेता हूँ संडे, सैटरडे टू सैटरडे, इस बार तो संडे ले रहे हैं, तो उस एग्जाम के क्वेश्चन, ये पूरे बंच ऑफ क्वेश्चन तुम्हें लगातार कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है। और एक चीज तुम्हारे जहन में डाल दो कि वो है कि जो इंटेंसिटी से मैं ये टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ, एवरी टॉपिक आई विल बी टीचिंग यू विद अ वेरी गुड इंटेंसिटी। तो ऐसा समझो कि तुम्हारा अगर ये मिस हो जाता है ये टॉपिक, तो तुमने बहुत सारा नुकसान कर लिया खुद का, ऐसा समझ लेना। क्योंकि ये जो इंटेंसिटी से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये सेम टॉपिक, ये 2 साल में कभी इतने इंटेंसिवली रिपीट नहीं होगा। वो बात अलग है, इसकी हम रिवीजन कर लेंगे, तुम्हें कोई डाउट वगैरह आया तो हम उसके पूरे टॉपिक की रिवीजन कर लेंगे, लेकिन रिवीजन तो रिवीजन है, और फर्स्ट टाइम सिखाना होता है। सो ट्राई टू अवॉइड कि तुम क्लास मिस ना करो। और ये बात याद रखना कि कोई भी टॉपिक तुम्हें 2 साल के लिए याद रखना है, तो कोई टॉपिक का एक पोर्शन छूट गया मतलब 2 साल के लिए पूरा छूट गया। अगर वो टॉपिक की लिंक आगे वाले टॉपिक को होगी या आगे 10 लेक्चर की होगी, तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। So every lecture is like a diamond for us. So don't miss any diamond. Collect all the diamonds. अभी क्वेश्चन नंबर सर वो A to C क्यों लिया बताओ ना एक बार। A to C, हाँ। B to C अभी क्यों नहीं हम B to C क्यों नहीं लिया? B to C क्यों नहीं लिया? देखो, अगर हम B to C निकालेंगे तो मुझे यहाँ पे आपकी वेलोसिटी पता नहीं, करेक्ट? मुझे B पोजीशन की वेलोसिटी पता है क्या? नहीं, मुझे निकालनी भी नहीं थी, मुझे निकालना था A पोजीशन की वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं A to C लेट्स से कि मैं A to B इक्वेशन लेता हूँ, A to B मैंने इक्वेशन लिया, कहा गया वो इक्वेशन ये रहा। ठीक है, अगर मैं B to C के लिए इक्वेशन लिखूं, S B to C, ठीक है, डिस्टेंस का, यहाँ की वेलोसिटी हम u नहीं लिखेंगे, उसको v लेना पड़ेगा ना, तो ये आएगा vt प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे खामखा कितने वेरिएबल बढ़ गए, देखो u एक वेरिएबल है,
एक वेरिएबल कितने हो गए 2 और यहाँ का एक v एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल। और इक्वेशन कितने होंगे? अगर मैं ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन की बात करूं तो मेरे पास इक्वेशन 2 है, एस ए बी का और एस बी सी का। और मेरे पास अननोन कितने हो गए? अननोन मतलब जो चीजें पता नहीं, वो u पता नहीं है, a पता नहीं है और b भी नहीं पता हुआ। तो 2 इक्वेशन 3 अननोन, नॉट फेयर। तो इस तरीके से हमने जजमेंट लिया कि अगर हम एस ए टू सी लेते हैं और एस ए टू बी लेते हैं तो हमारे 2 ही अननोन हो जाएंगे। देखो, जब मैंने एस ए बी लिया तो मेरे पास u और a 2 ही अननोन आए, और जब मैंने एस ए टू सी लिया तभी भी मेरे पास u और a 2 अननोन आए। ऐसा मत कहना सर 1 2 3 4, अरे ये तो गलत बात है। u यहाँ पे भी, u यहाँ पे, तो एक ही काउंट होगा ना। ठीक, चल आ गई क्लियरिटी? कोई रिस्पॉन्स नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 में car moving with a velocity of 10 meter per second can be stopped by application of constant force F in a distance of 20 meter. The velocity of car is 30 meter. It can be stopped by these forces. कोई गाड़ी चल रही थी, मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन। न्यू कॉन्सेप्ट ऐसा समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट मैंने लिया नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए वो कॉन्सेप्ट लेने वाला था। गाड़ी चल रही थी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी उसकी, ठीक है, और थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई, 0। हमने ब्रेक लगाया ना, मतलब इसको पीछे खींचा होगा, पीछे खींचा मतलब ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा मतलब उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो मैंने ये फोर्स लगाया, तो गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके। और ये कितना दूर जाके रुकी? 20 मीटर। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अगर 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 ये सेम गाड़ी अगर जाती है खंडाला 30 मीटर पर सेकंड से, अगर हम सेम फोर्स लगाते हैं, सेम गाड़ी को सेम फोर्स लगाते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? मतलब कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा। जब ऐसा कोई कंपैरिजन आता है ना, धीरे धीरे समझ जाओगे तुम। जब कभी ऐसा कंपेयर आता है कि एक चीज का ऐसा ऐसा हो रहा है, सेम दूसरे चीज का कैसे होगा, सो दे मीन टू से कि तुम इन दोनों में रिलेशन बताओ और कुछ ऐसा रेशो वाला फॉर्मूला लेके और सॉल्व करो। कैसे? देखो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। v कितनी है? 0 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा तो माइनस a लेंगे इंटू s, तो फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as। सो s इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2a। तो इस s को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो सीधा सीधा हम ऐसा फॉर्मूला याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, और जिसको कॉन्सेप्ट जम गई तो उसको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ, दोनों केस में फोर्स सेम है, मतलब दोनों केस में रिटार्डेशन भी सेम होगा। अगर इसके अंदर माइनस है तो इसके अंदर भी क्या होगा? माइनस है। गाड़ी भी सेम है, बस स्पीड वेरी कर रही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या ये अगर फॉर्मूला में मैं देखूंगा आंखें खोल के तो 2 तो नंबर है, वो तो कांस्टेंट होता ही होता है। यहाँ पे दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम है, तो हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन भी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म और इक्वल टू साइन को अगर हम खा जाएंगे तो एक नया सिंबल देते हैं हम प्रोपोर्शनल का, हम ऐसा लिखते हैं इसको। क्या ये तुम समझ रहे हो? अगर a कांस्टेंट है तो हम सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। अगर ऐसा बोल सकते हैं तो वैसे हम क्या चलता कहते क्या हैं? लेकिन चलता नहीं, दौड़ता है। When there is a constant term, प्रोपोर्शनल का क्या है? प्रोपोर्शनल है, ये एग्जैक्ट होता है तो इक्वल टू होता है। प्रोपोर्शनल होता है मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म तुम खा जाओ। कांस्टेंट टर्म खा जाओ मतलब क्या है? खा गया मतलब ऐसा उठा के खाया नहीं है उसको। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया बाय दिस सिंबल। प्रोपोर्शनल का मतलब अंदाज है, ये क्या है? इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर।
एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा तो हमें 2a लगाना पड़ेगा, ठीक है। सर अगर ए स्क्वायर होता तो तभी हाँ। भी उसको कांस्टेंट लिख सकते थे क्या? दोनों देखो, दोनों सिचुएशन में है, दोनों सिचुएशन में। यहाँ पे अगर ए क्यूब ले तो यहाँ पे ए क्यूब होता है, यहाँ पे ए क्यूब होता है, यहाँ पे भी ए क्यूब होता है, तो दोनों सिचुएशन में ए क्यूब है तो ये भी पूरी कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट मतलब सेम है दोनों इसमें, ठीक है। हाँ वैसा सर। नहीं समझ पा रहे तो मेरे पास और एक तरकीब है तुम्हें इसे समझाने की। मुझे बताओ यहाँ से S1 क्या होगा, S1 क्या होगा U1 स्क्वायर अपॉन 2a, S2 क्या होगा U2 स्क्वायर अपॉन 2a। सर A1 और A2 क्यों नहीं लिया बताओ, दोनों इसमें क्या है, एक्सेलरेशन सेम। अभी इन दोनों को डिवाइड करो, S1 बाय S2, S1 बाय S2 करेंगे, S1 क्या है U1 स्क्वायर अपॉन 2a, U2 स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा। So S1 by S2 is equals to U1 square upon U2 square, ये आया रिलेशन, ठीक है। हम इसको हर बार ऐसा नहीं करते बैठे, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बोला। हम ऐसा कैसे करेंगे, शॉर्टकट, ये क्या है, ये लॉन्ग कट, ठीक है। तो नॉर्मल से इक्वेशन देखो, अच्छा ये है क्या, ठीक है, इसमें क्या है 2a कांस्टेंट है, अच्छा फिर यहाँ से रिलेशन लगाओ, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर। ऐसा जब भी रिलेशन आया, अभी मुझे कंपेयर करना है ना S1 और S2 को, ये तो हमने जनरली लिखा, तो हम क्या करेंगे फिर S1 by S2 इज इक्वल्स टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। एक चीज समझ लो, भूल जाओ इस सबको। अगर मैं कहूंगा S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, तो मुझे बताओ मैंने क्या लिखना चाहिए, S1 by S2 ऑप्शन ए is equals to x1 by x2, और दूसरा s1 by s2 is equals to x2 by x1, सेकंड। और ऑप्शन सी I D सर K। सेकंड। सर बी ऑप्शन। बी सर बी। अभी समझ गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या है, s, तो अगर ये ऐसा दिया होगा s is equals to k by x, तो हम लिखेंगे s1 by s2 is equals to k by x1 upon k by x2, तो k चला जाएगा, s1 by s2, ये x1 नीचे आएगा और x2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज x2 by x1, ठीक है। इसलिए हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए उल्टा लिखते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के उसके आमने सामने लिखते हैं, ओके। तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग विच एवरीवन शुड नो, ठीक है। इसलिए इतना डिटेल जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, थोड़ा, अगर 3 दिन में कोई टॉपिक खत्म होता है तो हमारा 5 दिन में खत्म होगा, क्या जल्दी है हमें, ठीक है। 2 साल है हमारे पास, लेकिन जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जो खाएंगे अच्छा खाएंगे, जो पहनेंगे अच्छा पहनेंगे, ठीक है, और जो पढ़ेंगे वो क्वालिटी पढ़ेंगे। अभी खत्म कर दो इसे, ये रहा खत्म, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन कहा था, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको मैं ब्लैक पेन में लिख देता हूँ और तुम्हें 2-3 मिनट का वक्त दे दूंगा ताकि तुम इसको तुम्हारे नोटबुक में अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे S1 by S2 is equals to आ गया U1 square by U2 square। S1 ऑलरेडी दिया है, that is 20 divided by S2 हमें निकालना है, is equals to U1 गाड़ी की स्पीड क्या थी 10 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये कितना है 30 का स्क्वायर, सो ये 20 divided by S2 is equals to 100 divided by 900, ये गया, so this S2 is equals to 9 into 20, S2 is 180 मीटर, ठीक है। ओके, so इसे लिख लो, नोटबुक में लिखना, स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको हेडिंग दे दो, स्टॉपिंग डिस्टेंस। हमारे ग्राफ खत्म हो गए पूरे, उसके नेक्स्ट पेज पे तुम लिख दो स्टॉपिंग डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे है, क्वेश्चन के साथ ही लिख लो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन लिखते चलो और इसके अंदर ही पूरा कॉन्सेप्ट है। दर्शन तू कल एब्सेंट होता करे, कल कौन कौन एब्सेंट था? नहीं सर मैं एब्सेंट नहीं होता कल। तू प्रेजेंट था,
गौरांग एब्सेंट था और मैं था। विराज एब्सेंट था। हाजिर। एब्सेंट नहीं रहने का रहे, ठीक है। और साक्षी, साक्षी बेटा तू प्रेजेंट होती काल? साक्षी, साक्षी सूर्यवंशी। हाँ सर मी एब्सेंट होते. ओके, एब्सेंट नहीं रहने का, वॉट एवर मे बी द रीजन। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीजन तो मुझे मैसेज किया करो, सर मैं आज एब्सेंट हूँ बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ठीक है। यस. और ये दूसरी साक्षी, साक्षी जैन, बेटा समझ रहा है तुझे? हाँ सर. ईश्वरी, हाँ सर. ठीक है। कोई भी डाउट रहा ना ऐसे खुल के पूछने का, तो हम बोल बेटा। iPad से. नीचे स्क्रॉल करूं मैं अभी? नहीं सर, 2 हाँ मिनट. सर. ठीक है, इतना है, नहीं. पूरा एक स्क्रीन पे रखे आते। हाँ इतना ही है, ये पूरा का पूरा इतने स्क्रीन पे, इसके आगे ना पीछे कुछ है। थोड़ा तुम ऐसे तो सर चार्जिंग. हो गया सर. डन, ठीक, डन सर. डन सर. यस चल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर कौन सा, ये 180 वाला हो गया, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन, A body starts from rest from the origin। अच्छा, ऐसा कोई एक्सिस दिखा देते हैं, समझने में आसान है। ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन। ओरिजिन से बॉडी स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ से बॉडी स्टार्ट होगी with an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along x axis and 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर along y axis। तुम पूछोगे सर गाड़ी फिर एक टाइम पे दोनों डायरेक्शन में कैसे जा सकती है? देखो, अगर कोई व्हीकल, ऐसा मान लो कि ये रोड है, ये रोड है, ठीक है, ऐसा रोड है। ये गाड़ी ऐसे जा रही है इसके ऊपर, ठीक है, ये गाड़ी यहाँ पे आ गई, चलते चलते गाड़ी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या मैं तो दो तरीके से इसको बोल सकता हूँ, 2 तरीके से इसे देखने का तरीका होगा। देखो, एक तो मैं कहूंगा कि हाँ गाड़ी यहाँ से यहाँ पे आ गई, हाँ गाड़ी यहाँ से यहाँ पे आ गई, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है, हम सीधा सीधा बोल सकते। या दूसरा थोड़ा घुमा फिरा के बोलने का तरीका क्या होगा, गाड़ी ने कुछ x डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी ने कुछ y डिस्टेंस कवर किया, तब गाड़ी यहाँ जाके आई। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम? हाँ सर. हाँ सर. तो वही तरीके से वो बताना चाह रहे हैं कि वो गाड़ी अगर जा तो यहाँ रही है, जा तो यहाँ रहा है, यही रही, लेकिन को कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है और कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो दे आर सेइंग कि उसका जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल में x है और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है उसका, ay, ठीक है। तो ax कितना दिया है यहाँ पे, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और y डायरेक्शन में जो चलेगी उसका एक्सेलरेशन कितना दिया है इसका, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है कि ये गाड़ी का डिस्टेंस ओरिजिन से जब चलेगी और ये यहाँ पे आई है तो 4 सेकंड गुजर गए, 4 सेकंड के बाद गाड़ी का ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ हमें। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करते हैं, हम भी उनसे शाने हैं कि हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे sx और sy, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट मान लो,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं Sx एंड Sy, ठीक है। ओके, Sx कैसे आएगा? Sx कैसे आएगा? हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, करेक्ट। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लाइन। Sx के लिए इनिशियल गाड़ी की वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ इनटू इसका एक्सेलरेशन कितना है 6, कितने समय बाद निकालना है हमें 4, तो 4 का स्क्वायर। Sy भी वैसे कर लेंगे, 0 प्लस हाफ इनटू 8, एक्सेलरेशन 8 है y डायरेक्शन में, टाइम कितना है 4 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा फिर 48 आएगा, ये चेक कर लो एक बार, ये 16 बराबर है मीटर। हाँ और ये सर कितना करेक्ट है। ये आ जाएगा 4, 64 ये आएगा 64 मीटर, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है 64 मीटर, 48 सॉरी, एक्स डायरेक्शन में 48 जा रहा है, 48 में, और वाई डायरेक्शन कितना जा रहा है 64 मीटर। हमें ये निकालना है ना ओरिजिन से, अगर ये 64 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 64 होगा, ये 90 डिग्री, और ये कितना होगा फिर 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ठीक है। अगर स्केलर से ऐसा करेंगे, अगर वेक्टर से पूछेंगे तो s इज इक्वल टू sx i कैप प्लस sy j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो ऐसा करेंगे, डिस्टेंस पूछेंगे तो ऐसा करेंगे। दिस इज फॉर डिस्टेंस। 1D में हालांकि दोनों सेम ही होता है ना, जब तक गाड़ी सामने जाती है रिटर्न नहीं आती तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। sx i ऑफ 48 i कैप प्लस ये 64 j कैप, इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो ये अंडर रूट में ऐसा लगेंगे 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर। फटाफट से इसे लिख लो और ये देख लो क्या आंसर आता है ऑप्शन 80 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर आया, दैट इज द आंसर। जूम आउट करता हूँ, इसको लिख लो। सर हाँ सर, हम एक्सेलरेशन का एवरेज निकाल के एक ही फॉर्मूला में नहीं डाल सकते क्या? एक्सेलरेशन का एवरेज कब निकालेंगे, जब एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे कि गाड़ी चल रही है, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 8। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एक्सेलरेशन एक x डायरेक्शन में है और दूसरा एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में। सो दोनों एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग है, तो इसका एवरेज ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। नहीं सर, जैसा डिस्टेंस का निकाला वैसा ax i कैप और ay i कैप j कैप। हाँ सर, हमने पिछले क्वेश्चन में एक बार वेलोसिटी का भी वैसे किया था, vx और लेकिन v, हमें vy। डिस्टेंस पूछा है ना, ऐसा करके क्या करोगे मुझे बताओ, ठीक है। तुमने ऐसा लिखा भी, चलो ax i कैप प्लस ay j कैप, ठीक है, मिलेगा क्या, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना, एक्सेलरेशन मिलेगा। ऐसा करोगे तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, वो बॉडी का हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हमें डिस्टेंस पूछा है, अगर वैसा एक्सेलरेशन मुझे पूछते तो मैं जरूर करता, ये कोई गलती नहीं इसमें। और इसको एवरेज नहीं कहते, हम इसको कहते हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन वो पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था। सर तो फिर वो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सिर्फ a उसमें सिर्फ रिजल्टेंट डालेंगे। हाँ फाइनली सर, क्या, मैंने वैसा ही किया, फिर मेरा आया 80। सर मेरा हाँ, भी ठीक है। आंसर वैसे ही राइट हाँ। आया। अगर तुम पहले एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो इसको मेथड 2 बना देता हूँ। समझ गया मैं तुम क्या बोल रहे हो, तुमने किस मेथड से किया, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना आया मुझे बताओ। 10 पहले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 100 दैट इज 10, ठीक है। फिर तुमने ये डिस्प्लेसमेंट के इसमें निकाला, ये इसको यूनिट कर दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो लिखो s, ये 0 प्लस ये हाफ इंटू ये 10 का, और t कितना है 4 स्क्वायर, ठीक है। You also get the 80 meter, no problem. If you go by this method also, this is correct. तो पहले हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना आया वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे बस मैंने क्या किया था, डिस्टेंस निकाल लिया और रिजल्टेंट डिस्टेंस निकाल। बोथ वेज यू कैन गो, बोथ मेथड्स आर करेक्ट, गुड। हाँ सर ऐसे ही किया था। तो चाहे तुम इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो,
तो इसको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे, रिमेंबर एवरेज एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे। Shall we proceed? फिफ्थ क्वेश्चन हुआ है और 2-3 क्वेश्चन सर। करना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अभी कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6। A stone falls from a balloon. तो ये कोई बलून है, बलून इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म, नीचे आ रहा है बलून, बलून कितने स्पीड से नीचे आ रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड से, और उसमें से हमने पत्थर फेंक दिया नीचे, ठीक है, और t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड के बाद ये लेट्स से ये डिस्टेंस पे आ गया s, और ये s डिस्टेंस कितना है वो पूछ रहा है। अगर बलून नीचे आ रहा है भाई लोगों और उससे पत्थर डाल रहे हो तो इनिशियली पत्थर की स्पीड भी कितनी होगी जो बलून की है? 12 मीटर पर सेकेंड। अगर बलून के अंदर पत्थर है मतलब पत्थर की भी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है। ऐसा समझो कि तुम गाड़ी के अंदर बैठो और गाड़ी की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, तो तुम्हारी स्पीड कितनी? तुम भी गाड़ी के अंदर हो मतलब तुम्हारी भी स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। उसमें से हमने पत्थर छोड़ दिया, मतलब इनिशियली पत्थर की स्पीड हम यहाँ पे लेंगे, ये यहाँ से नीचे पत्थर फेंक रहे हैं तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू दिया है 10 सेकेंड, और g कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फॉर्मूला लगा दोगे सटासट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो इनिशियली t 0 नहीं पुट करना, सो ये होगा u इज 12, t 10 सेकेंड के बाद प्लस हाफ इंटू 10 का स्क्वायर। सो s कितना आता है देख लो सर जी 620 आता 9.88 है। लेना पड़ेगा सर, कितना आ रहा है? 9.8 लेना पड़ेगा सर। 620 आता है सर। 620 आया ना, तो 9.8 से बराबर 610 आ जाएगा। हाँ सर 610 आता 9.8 से। हाँ तो 9.8 ले लो और अपने हिसाब से बता दो 600। सर फिर 9.8 कब लेना और 10 कब लेना? देखो सिंपल सा क्वेश्चन में तरीका, मेंशन चाहिए था सर। क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो भी मैं तरीका बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऑप्शन में काफी गैप है, 490 दिया है, फिर 510, 610, 725, मतलब सीधा सीधा तुम g की वैल्यू 10 ले लो। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर 10 डाल के कुछ 620 आ रहा है ना आंसर, और ऑप्शन में गैप काफी बड़े बड़े हैं, तो हम झट से कह सकते हैं कि 9.8 डालने से बराबर 610 आंसर आएगा। अगर ऑप्शन कुछ ऐसे दिए होते, a इज इक्वल टू 610, ऑप्शन बी 605, ऑप्शन सी 620 एंड ऑप्शन डी 615, तो ऑप्शन अगर काफी क्लोज है तो एकदम प्रिसाइज आंसर हमें निकालना है, इसका मतलब होता है तब हम g की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मेंशन भी नहीं होगा तो सीधा सीधा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में जगह बहुत ज्यादा है तो g की वैल्यू बिना सोचे समझे 10 लिया तो भी चल जाएगा। सर ऑप्शन में अगर पॉइंट वाली वैल्यूज दी रही तो भी 9.8 ले सकते हैं। हाँ पॉइंट वाली वैल्यू दी है और काफी क्लोज है वो भी पॉइंट के नंबर्स, तब हम 9.8 ले लेंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। सर हाँ सर यूनिफॉर्म रेट से डिसेंड कर रहा, मतलब वो बलून की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। बढ़ेगी, एक्सेलरेट करेगा ना वो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण। तो वो बलून का एक्सेलरेशन 12 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। नहीं, बलून की नहीं इनिशियल होगा ना? वेलोसिटी, बलून को भूल जाओ, बलून के अंदर छेद किया हमने, पत्थर डाले, पत्थर के ऊपर फोकस करो। बलून का क्या हो गया, वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है। पहली चीज, बलून नीचे आ रहा था 12 मीटर पर सेकंड से, और तब मेरा पत्थर बलून के साथ था, तो इसलिए मैंने कहा कि इनिशियली पत्थर की भी स्पीड जो बलून की स्पीड है वो रहेगी, और वो जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेट करेगा पत्थर, उसकी स्पीड नीचे आते आते हुए बढ़ जाएगी। हाँ सर। और कुछ कहना है? अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अ बॉल इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर, तो एक फ्लोर है,
a ball is dropped on the floor from a height of 10 meter, it rebounds to a height of 2.5 meter. If the ball is in contact with the floor for 0.01 second, the average acceleration during the contact. Average acceleration during the contact. एक मिनट रुक जा, मैं पेंसिल चार्ज कर रहा हूँ. चल, तो कोई फ्लोर के ऊपर हम बॉल गिरा रहे हैं. इनिशियली कितने हाइट पे है ये बॉल? 10 मीटर की हाइट पे. ठीक है. नीचे बॉल गिरा थड़ाम यहाँ पे. ठीक है. और ये गिरने के बाद यहाँ आया और फिर यहाँ से रिबाउंड होके ऊपर आ गया. कितने हाइट पे आया ये? 2.5 मीटर. ठीक है. और जब ये दीवार के फ्लोर के साथ कांटेक्ट किया कितने देर के लिए? 0.01 सेकंड. मतलब वो फ्लोर को 0.01 सेकंड में हाय हेलो बाय करके ऊपर आ गया 2.5 सेकंड. ऐसा कैसे हो सकता है? और ये क्या इंफॉर्मेशन है सर? उसका कांटेक्ट हो गया 0.01 सेकंड. मतलब क्या है कि जब ये इसके ऊपर गिरा, इस बॉल का थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया. इसको बोलते हैं कि हम पार्शियली इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, वो हम कोलिजन में देखेंगे, लेकिन फॉर जस्ट एन इंफॉर्मेशन यू शुड बी नो दिस. अगर बॉल यहाँ पे गिरा और अगर फिर से वो सेम हाइट पे चला जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा. एनर्जी लॉस नहीं होगी क्योंकि वो सेम हाइट पे आ गया. अगर ये ऐसा नीचे गिर के कुछ 2.5 मतलब कम हाइट पे आया, मतलब क्या है? इसने फ्लोर के साथ कुछ कांटेक्ट किया, मतलब बॉल ऐसा था तो थोड़ा पिचक गया बॉल पुचू 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 और फिर नॉर्मल हो गया और ऊपर आ गया. तो ये पिचक क्यों गया? क्योंकि इसका डिफॉर्मेशन हुआ. और ये पिचकने के प्रोसेस में कितना टाइम चला गया? 0.01 सेकेंड का. ठीक है. और ये ऊपर आ गया. तो हमें पूछ रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कांटेक्ट. मतलब जब ये फ्लोर को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होके ऊपर आई ना, तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ये टाइम हमें करना है. तो जब ये कांटेक्ट करेगा तो हमें पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, वो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. So let's say कि यहाँ पे जब बॉल गिरा तब वेलोसिटी थी v1, जब नीचे गिरा और ऊपर जाने लगा तब वेलोसिटी थी v2. तो मुझे v1 और v2 अगर मिल जाता है तो लाइफ जिंगलाला हो जाएगी, क्योंकि टाइम हमारे पास गिवन है 0.01. तो पहले हम तो v1 फाइंड आउट करते हैं भैया. v1 फाइंड आउट करते तो इसकी पहले जब उसको छोड़ा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी. और हम काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला वगैरह पढ़ ले तो अगर मैं शॉर्टकट लगा दूंगा तो तुम समझ जाओगे. √2gh v is equals to √2gh. तो हमें वेलोसिटी आ जाती है. ठीक है, v1 आ जाएगी और v2 भी मुझे आ जाएगी, ऊपर जा रहा है, ये आ जाएगा √2gh2 कर लेते हैं, इसको 2gh1 कर लेते हैं. ठीक है, मैंने फॉर्मूला यूज किया दोस्तों, v² - u² is equals to 2as. पहले इसमें मैंने u0 पुट किया, दूसरे इसमें मैंने v0 पुट किया और मैंने a को g पुट किया है और s को h पुट किया है. ये सब पुट करने के बाद क्वेश्चन गायब हो जाता है और फिर से आता है. सो v1 यहाँ से आ जाएगा √2 into 10 into height is 10. सो v1 कितना आया? v1 आया है यहाँ से 10√2 मीटर पर सेकेंड. और v2 कितना आएगा यहाँ से? √2 into 10 into 2.5. सो ये आएगा 5√2. 10 into 2.5 25, 25 बाहर आके 5√2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5√2 minus 10√2 divided by टाइम t. ठीक है, टाइम t कितना है? 0.01 है. टाइम t is 0.01. ठीक है, तो ये देख लो कितना आता है. ये आएगा -5√2 divided by 10 to the power -2. So -5 into 1.41 divided by 10 to the power -2.
डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ. सो -5 into 1.41 ये ऊपर जाके 10 to the power +2 मतलब -5 into 141 ऐसा. कितना आ रहा है आंसर? 2100 अप्रॉक्स. 2100 अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड. 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 ठीक है, जो क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा है वही डायरेक्शन होगा. ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे. लेकिन माइनस साइन आया. माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? डाउनवर्ड्स. 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 ठीक. सेवन का ए आया. चलो अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन तो हमने क्लासरूम में ये लिख लिया. क्या पहले तो बताओ कितना आया आंसर? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 8. ये भी तो क्या क्वेश्चन होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 8. An object is projected upward with velocity 100 मीटर पर सेकेंड. ये नीचे से हमने ऊपर फेंका इसको. इनिशियली वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड और हमें पूछा कि ये ग्राउंड पे कब हिट करेगा. तो हमें पता है ये यहाँ से निकलेगा. कोई एक पोजीशन आएगी v, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. सो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 फॉर्मूला लगा देंगे. ये 0 इज इक्वल्स टू स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मुझे साइन की कोई चिंता नहीं. u है 100 प्लस g की वैल्यू है 10 इंटू 80. ठीक है, सो ये हो जाएगा -10t इज इक्वल्स टू 100. So t is equals to -100 by 10. टाइम इज नेवर नेगेटिव इसलिए 10 सेकेंड. ऊपर जाने का टाइम 10 सेकेंड, नीचे आने का टाइम भी 10 सेकेंड. So total time is t1 plus t2 that is 10 plus 10 20 seconds. B. ऑप्शन बी. क्वेश्चन 9 10 तो अभी हमने कर लिया है क्लास में ही, तो वो हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी. थक गए तुम लोग इतने जल्दी? मुझे और एक कॉन्सेप्ट सिखानी थी तुम्हें, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा काइनेमेटिक्स. सर. सर अभी. हाँ सर. अच्छा ठीक है, रहने दे, मंडे को करेंगे हम. हमें nth सेकंड वाला एक हमें फॉर्मूला करना है. ये s nth सेकंड के लिए u plus a by 2 2n minus 1 ऐसा कुछ फॉर्मूला हमें मंडे के दिन पढ़. हाँ कल टेस्ट है भाई. देखो कल की टेस्ट सिलेबस वगैरह इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ. टुमारो इज 28th जून 2020. ठीक है, कितने बजे? हम 12 बजे लेंगे, हम 12 PM. ठीक है, क्योंकि 12:30 बजे मेरा लेक्चर है. हाँ एग्जाम है, एग्जाम. हाँ सर 12 बजे है. हाँ काइनेमेटिक्स कंप्लीट. ठीक है, जो मैंने पूरा सिखाया वो पूरा आएगा. ठीक है सर. और 1 घंटे की 1 आवर की टेस्ट होगी. 20 क्वेश्चंस रहेंगे +4 और -1 मतलब टोटल मार्क कितने हो जाते हैं? ये 80 मार्क्स हो जाते हैं. ठीक है. गलत सर मेरी केमिस्ट्री की टेस्ट रहती 11 से 12. 11 से 12 तो वो होने के बाद मुझे ज्वाइन करो यहाँ पे. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है 12 बजे अभी बोल दो मुझे, कोई टेस्ट मिस नहीं करेगा. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत 12 बजे एग्जाम को? कल तो संडे है. अभी वो बता दो. कल मुझे 11th आवर पे नहीं बोलना कि सर लाइट गई थी, नेटवर्क कनेक्शन है, फिर मेरी एग्जाम है. ये कोई रीजन नहीं चलेगा, सबको एग्जाम देनी पड़ेगी. ठीक है, मार्क्स को कोई मार्क्स को डरेगा नहीं, प्रिपरेशन को कोई डरेगा नहीं, एग्जाम को भिड़ेगा सब. ठीक, चलो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए. हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर.